विप्नेश माथुर, किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, एक पत्रकार हूं, खबरों के लिए स्टूडियो में रहती हूं, बाहर भी निकलती हूं, हर रोज कई तरह की खबरें पढ़ती हूं, लेकिन आज सुबह हाथरस में हुई एक बेटी के साथ हैवानियत की खबर ने फिर अंदर तक हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। इस बेटी के साथ निर्भया जैसी बर्बरता हुई। रेप और शोषण का शिकार हुई इस 22 साल की लड़की ने 2 हफ्ते तक अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, जिसके बाद मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? मैं न्यूज़ 24 की एंकर और देश की बेटी होने के नाते सवाल उठा रही हूं, सवाल कर रही हूं कि कहां गए वो बड़े बड़े वादे जो बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदुस्तान को हिला देने वाले इस दर्दनाक दास्तान में क्यों योगी की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। और मैं रवि ठाकुर आपको बताऊंगा कि समाज को शर्मसार करने वाले इन हैवानों ने कैसे हाथरस की एक बेटी को नोच डाला। बताऊंगा कि अगर पुलिस ने पहले एक्शन लिया होता तो शायद यह बेटी बच सकती थी। इस घटना के सामने आने के बाद यह मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि मर्द के नाम पर ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। एक पुरुष होने के नाते मुझे कहने में कोई हिचक नहीं हो रही कि समाज के लिए कलंक बन चुके ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाथरस की निर्भया के लिए न्यूज़ 24 की मांग है कि ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। आज मैं दिल दहला देने वाली इस वारदात की पूरी कहानी बताऊंगा, जैसे सुनकर आप भी कहेंगे इन्हें फांसी दो। वो 15 दिनों तक हर सांस लड़ती रही। कटी जुबान से इंसाफ मांगती रही। सुना कि उनकी जीभ को काट दिया गया था। जी काट दिया गया था जीभ को, और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी। वो बेटी खामोश हो गई, लेकिन उसके साथ हुई दरिंदगी आज खुद बोलेगी। यकीन मानिए, उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर कोई भी इंसान कांप जाए। और देश को शर्मिंदा करने वाली हाथरस की वारदात 14 सितंबर को हुई है। पीड़ित अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गई थी। वहां घात लगाकर बैठे आरोपियों ने लड़की को उसके ही दुपट्टे से फंदा लगाया ताकि वो आवाज ना निकाल सके, शोर ना मचा सके, और इसके बाद उससे दरिंदगी की गई। लेकिन पुलिस को रेप की वारदात की खबर 9 दिनों बाद मिली, जब पीड़ित लड़की होश में आई। उससे पहले पुलिस और घर वाले यही मान रहे थे कि लड़की के साथ आरोपियों ने मारपीट की है। वो पूरे 9 दिनों तक खामोश बिस्तर पर पड़ी थी। सांसें तो चल रही थी, लेकिन न तो शरीर में कोई हलचल थी और न ही दोबारा उठ खड़े हो पाने की उम्मीद। लेकिन वो बेटी पूरे 9 दिन की बेहोशी से लौटी और दर्द से कराहते हुए उसने जो गवाही दी उसे सुनकर खाकी वर्दी वाले भी सुन्न रह गए। पीड़िता का जब विवेचक ने फिर से बयान लिया है तो उस बयान में उन्होंने अपने ऊपर रेप होने की बात बताई थी, जिसके क्रम में धारा 376D की बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि पूर्व नामजद अभियुक्त सहित 3 अभियुक्तों के और नाम लिए गए। पूरी वारदात 14 सितंबर की है। आरोप है कि 14 सितंबर की सुबह पीड़ित अपनी मां के साथ खेत में चारे के लिए घास काटने गई थी। इसी दौरान 4 आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप के बाद आरोपियों ने पीड़ित के गला दबाकर हत्या की कोशिश की। लड़की चलकर अपने घर तक ना जा पाए, इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी अपनी जुबान ना खोल पाए, इसलिए उसकी जुबान काट दी गई। सुना
सुना कि उनकी जीभ को काट दिया गया था। जी काट दिया गया था जीभ को, और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी टूट चुकी है और उनके पैर भी काम नहीं कर रहे, हाथ पैर ऐसे ही। पीड़िता का जो गला दबाया गया, और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी, और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी, और इसी कारण से उसमें जो सीओ थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान ले गए। वारदात के अगले दिन यानी 15 सितंबर को परिवार ने हाथरस के चंदपा थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित लड़की वारदात के बाद से ही बेहोश थी, लिहाजा परिवार भी इसे मारपीट का मामला समझ रहा था। मैंने वहाँ जाके पहले सुना, जो मेरी दीदी हैं उनसे पूछा, तो उस टाइम पता चला कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, मगर जब मम्मी से पूछा मैंने और जब दीदी होश में आई थी तब उन्होंने बयान दिए, वो कुछ अलग थे। तो वो बयान वो दे पा रही थी, उस वक्त होश में थी? जी उस टाइम होश में नहीं थी, वो अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जाके 2-3 दिन बाद उन्हें होश आया, तब उन्होंने बयान दिए। जो क्षेत्राधिकारी पहुँचे उससे का बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि वो पहले होश में नहीं थी और उसने 3 अन्य व्यक्तियों का नाम बताया कि उनके द्वारा और संदीप द्वारा उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसके आधार पर ही 376 की वृद्धि की। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो हाथरस पुलिस का ये दावा है कि ये पूरी घटना 14 सितंबर को घटित हुई है। शुरुआती दौर में पीड़ित परिवार की तरफ से पीड़िता और उसकी मां पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन संबंधित धारे में गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया गया? आखिर वो कौन लोग थे जो इतनी बड़ी लापरवाही में शामिल थे? तो ये रिपोर्ट आपने देखी, बेहद गंभीर ये रिपोर्ट जो सवाल उठाती है। दिल्ली में पीड़िता ने दम तोड़ा है। सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगी, सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले इस घटना से जुड़े सवाल जरा आपको बता देते हैं जो इस जघन्य अपराध पर उठ रहे हैं। ये न्यूज़ 24 के सवाल हैं और पहला सवाल, 9 दिन बाद रेप की धारा क्यों? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाना बहुत जरूरी है। अगर एमएलसी हुई तो पुलिस को रेप का पता क्यों नहीं लगा? यह बड़ा सवाल है अपने आप में। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बनाते हैं एमएलसी यानी कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। एमएलसी में पता चलता है कि पीड़ित को कितनी और कहां चोटें लगी हैं। एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस एफआईआर में धाराएं लगाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो न्यूज़ 24 ने उठाए हैं और इन सवालों के जवाब हम लगातार ढूंढ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही वो सरकार की तरफ से हो, अस्पताल की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, हर किसी से हुई है। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश जो है वो सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ बने हुए। राहुल, बेशक इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, लेकिन जो अंत हुआ है दर्दनाक वो दिल्ली में हुआ। अब तक अस्पताल की तरफ से क्या कुछ जानकारी आपको दी गई है? क्योंकि जो जिस तरह की कहानी सामने आई है कि दरिंदगी की गई है उस लड़की के साथ, इस तरह की वारदात की गई कि हम कह भी नहीं सकते। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल स्थिति यही है कि परिवार के लोग और तमाम जो संगठन है वो साथ जुटा है, अस्पताल में है। इस वक्त जो तस्वीर है फिलहाल बदली भी नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से एक बाइट अभी थोड़ी देर पहले हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बॉडी यहीं है, बॉडी यहाँ से नहीं गई है। हालांकि जो परिवार का कहना है कि जितनी उनकी डिमांड्स हैं पहले वो पूरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अस्पताल की बात करें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 8 साढ़े 8 बजे के बीच में वो आनी है, जिसमें उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। जिस तरीके से जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ है कि स्ट्रैंगुलेशन जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके की जीभ की बात आ रही है, जीभ काटना, यानी जिस तरीके की तस्वीर थी जब गला दबाया गया तो जीभ उस दौरान उसकी बाहर आई और जिस तरीके से कटी वो उसका उदाहरण हो सकता है। ये जो शुरुआती जांच है, जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसके आधार पर कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है फिलहाल वही है। परिवार डटा है, सड़कों पर है। जिस तरीके से आज अस्पताल प्रशासन के कोशिश थी कि तमाम जो चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, यूपी पुलिस की टीम एक यहाँ है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ लगी है। कारण यही है कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती चली गई, अचानक संगठन जुड़ते चले गए, जो मांग है, डिमांड है, कानून व्यवस्था पर सवाल है
कि एकाएक जो घटना हुई उसके तुरंत बाद मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ, रेप की घटना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे होने हैं, पुलिस कुछ और कह रही है, पीड़ित परिवार कुछ और कह रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे होने, कब तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? देखिए फिलहाल जो तस्वीर है 8:30 बजे तक क्लियर हो सकती है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट है उसकी जो जानकारियां हैं वो हमने आपसे शेयर की है, लेकिन जो 8:30 है उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें कि क्या हुआ था, क्योंकि जो घटना है घटना के आधार पर ही तमाम चीजें हुई हैं। परिवार सड़कों पर इसलिए है क्योंकि अब तक जो होना था, जो सही हो सकता था वो भी नहीं हुआ, और कानून व्यवस्था तमाम चीजें वो एक कटघरे में है, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, परिवार अभी इसीलिए बैठा है। और जिस तरीके से रिपोर्ट की बात है वो डिटेल्ड रिपोर्ट 8:30 के आसपास जो रिपोर्ट है वो साफ आएगी, उसमें साफ हो पाएगा कि आखिरकार इंतजार कर लेते हैं 8:30 बजे तक का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा होना है। जो डीएम और पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं वो सच है या फिर परिवार जो बोल रहा है वो सच है। आप मेरे साथ बने रहिए, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मामला है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं और ये पूरा मसला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, साधना भारती जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, जूही सिंह स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, और शमीमा शफीक जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, फॉर्मर मेंबर हैं एनसीडब्ल्यू की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रवि आपका। बिल्कुल अनिला जी, मैं आज सबसे पहला सवाल आपसे ही करूंगा, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में अगर किसी की जवाबदेही बनती है तो वो सरकार की बनती है, और उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। इसलिए पहला सवाल आपसे ही कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है यूपी में कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, सवाल उठाए जाते हैं, पुलिस पे ठीकरा फोड़ा जाता है, समाज पे फोड़ा जाता है, लेकिन सरकार की जवाबदेही यहां बनती है। अनिला जी। जी रवि जी, आप बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि जिस प्रदेश में जिस राजनीतिक दल की भी सरकार हो उसी की जवाबदेही बनती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी जवाबदेही बनती है और जवाब दे रहे हैं हम लगातार। 14 तारीख को जो FIR दर्ज कराई गई है, जो पीड़िता रही है उनके भाई के द्वारा, तो उसके तहत जो है तुरंत एक्शन लिया गया था, जिसको नाम दर्ज किया गया था संदीप नाम के लड़के को, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और उस वक्त जो बच्ची जो थी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बयान दे पाए, और जब वो इस लायक हुई कि वो बयान दे पाए, जो उसने बयान दिया उसके आधार पर जो है बाकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही है? जो परिवार की तरफ से एलिगेशन है मैडम, जो आरोप है वो ये है कि वो गई लड़की अपना दर्द बताने के लिए पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने यकीन नहीं किया। बहुत कहने के बाद मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ और वो कह रही थी कि मेरे साथ हैवानियत हुई है। क्या आप कहेंगी अब भी कि पुलिस उत्तर प्रदेश में ठीक से काम कर रही है? नहीं, हैवानियत आप क्या करेंगे? जो उसकी तो हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो जाकर बेचारी पुलिस वालों को कुछ बताती। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पहले भी रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया गया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो ये तो इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि इसी पर इनकी आपसी रंजिश चल रही है। पीड़िता के परिवार में भी पहले किसी की हत्या हुई है जिसमें कि ये जो अभियुक्त है, ठीक है, ये हमेशा चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जांच हो रही है, जांच में पता लगेगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा इस तरह की घटनाओं के बाद उठते हैं। पहले हम क्यों नहीं जागते? तो मैं सीधा रुख करूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है हमारे साथ बनी हुई है साधना भारती। साधना जी, पहले क्यों नहीं जागती सरकारें? सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहती हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैंने कई बार चैनलों पर डिबेट्स में इस बात को उठाया, जब उत्तर प्रदेश जो है, चाहे वो बच्चियों के प्रति अपराध हो, चाहे वो दलितों के प्रति अपराध हो, चाहे वो पिछड़ों के प्रति अपराध हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, सब में आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। आज सोचने की बात यह है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये सरकार देकर चुनाव में उतरती है, लेकिन इनसे पूछिए कि बेटियां किससे बचाएं? इनके कुलदीप सेंगर से बचाए, चिन्मयानंद से बचाए, आगरा के नगला तेजा ग्राम में लोधी बच्ची जो अनाथ थी, नाबालिग थी, उसका रेप हुआ, उसको किससे बचाए? मैडम आप बताइए कि मैंने पूछा, अभी इन्होंने पहले भी जवाब नहीं दिया। जौनपुर में निषाद बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके परिवार को धमकाया जाता रहा, उस बच्ची को मार दिया गया, उसके बाद अभी ये घटना सामने आई है। चित्रकूट में रोजगार देने के नाम पर लगातार बलात्कार हुआ, ये घटनाएं लगातार बढ़ती रही। मैंने भी कई बार आवाज उठाई, कई लोगों ने इस पर आवाज उठाई। ठीक है, सीधा सवाल आपका अनिला सिंह जी से है।
अन्ना सिंह जी देखिए, जवाब नहीं, दीजिए, चाहे सीधे योगी सवाल है, मीडिया हो, पहले भी मोदी उठाए थे मीडिया, लेकिन कौन सी जवाब इनको मीडिया नहीं है मिलेंगे। भाई? जवाब दीजिए मैडम। नहीं, साधना भारती जी कह रही हैं कि मैंने लगातार आवाज उठाई है, पर मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सी आवाज और मैडम, किस आप प्रकार की चैनल आवाज पे होती बैठती है। हैं ना बस, इसलिए आवाज नहीं अरे, आती आपको। ये तो मैं बोलने नहीं सड़कों देते पे हैं। आवाज उठाती हूँ। जी, मैं आपकी सड़कों की ही बात कर रही हूँ। मैं चैनल पे तो आप लोग उठाते हैं, मीडिया का माध्यम आप लोग लेते हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करती हैं? केवल मीडिया का माध्यम ही तो लेती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं? योगी आदित्यनाथ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ऐसा कैसा होता है कि किसी के भी नजर में वो आवाज नहीं आई, किसी के भी कान में वो आवाज नहीं गई? जो आप भी क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है। और जिस ये प्रकार गूंगी से आप बहरी इसका अंधी सरकार है राजनीतिकरण कर रही मैडम। हैं, साधना भारती जी, धर्म और जाति शब्दों में पर संयम आप- रखिए मैडम। मैंने पहले भी बोला था ये बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, शब्दों पर संयम रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी क्योंकि और भी कई गंभीर सवाल हैं न्यूज 24 के, उनके जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। 2 पन्नों में हाथरस की निर्भया ने अपनी जो आप बीती बताई है वो रूह कंपाने वाली है। इसमें उसने बताया है कि दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसका गला घोंटने की कोशिश की। इस कोशिश में पीड़ित के गले की हड्डी टूट गई, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। बताया जा रहा है कि जब दरिंदे उसके दुपट्टे से गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे तब पीड़ित की जीभ उसके दांतों के बीच आ गई, जिससे पीड़ित की जुबान कट गई। मतलब चारों दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हाथरस की निर्भया की जान लेने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाथरस के 4 दरिंदों ने उस बेटी की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस शरीर में सांसें थम रही थीं। हाथरस के अस्पताल में पीड़ित की हालत बिगड़नी शुरू हुई तो उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान पूरे 9 दिन बाद पीड़ित होश में आई और इसके बाद 22 सितंबर को उसका बयान दर्ज किया गया। 2 पन्ने में दर्ज बयान के मुताबिक लड़की के साथ गांव के 4 लोगों ने गैंग रेप किया। गैंग रेप के बाद पीड़ित के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। पीड़ित को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। काट दिया गया था जीभ को, और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी टूट चुकी है और उनके पैर भी काम नहीं कर रहे, हाथ पैर ऐसे ही। पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप की धाराएं जोड़ी और फिर आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर को पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। दर्ज किए गए बयान में 3 और आरोपियों के नाम सामने आए, जिसके बाद रेप की धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। अब पुलिस का यह दावा है कि सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पूरे मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी की जाएगी। लेकिन हाथरस में घटित हुई इतनी बड़ी घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिला अपराध और महिला सुरक्षा के दावों की पोल जरूर खोल दी है। पीड़ित के बयान से पहले 19 सितंबर को ही पहले आरोपी संदीप की गिरफ्तारी हो गई थी। पीड़ित के बयान के बाद 23 सितंबर को दूसरे आरोपी लवकुश को गिरफ्तार किया गया। 25 सितंबर को तीसरा आरोपी रवि पुलिस की गिरफ्त में आया और 26 सितंबर को मामले के आखिरी आरोपी रामू को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पहली बार एएमयू ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता के द्वारा 22 तारीख को गैंग रेप की बात बताई गई थी और तत्कालिक रूप से उसमें कार्रवाई की गई थी और इनकी इंजरी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पे कल इनको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इस मामले में आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ आपसी रंजिश के चलते ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। इसका सच पुलिस भी तलाश रही है। पहले ये लोगों ने हमारे दादाजी के साथ भी मारपीट करी थी 2006 में, तो 2006 में करा था ऐसे, तो शायद इन्होंने रंजिश निकाली हो।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कई सवाल ये रिपोर्ट उठा रही है। दरअसल ये सोची समझी साजिश थी या कोई पुरानी रंजिश थी, जांच में पता चल पाएगा, लेकिन ये वो आरोपी हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि पुलिस कह रही है कि जीभ नहीं कटी हुई थी, परिवार का यह कहना है कि जीभ कटी हुई थी और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। खास मेहमान बने हुए हैं, बड़ी चर्चा लगातार इस संवेदनशील मुद्दे पर लगातार जारी है। जूही सिंह जी, मैं मैडम आपके पास सीधे आ रही हूं, कैसे देख रही हैं? निर्भया का केस आपने देखा, उसके बाद और भी निर्भया केस सामने निकल कर आए, अदालतें बैठी दिन रात, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, देश ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया, दोषियों को फांसी भी हुई, लेकिन आप देखिए कि एक और केस सामने निकल कर आ गया। कौन है जिम्मेदार? क्यों इन अपराधियों में डर नहीं है? कहां कमी है? कैसे देख रही हैं आप? सरकार है जिम्मेदार और इनका प्रशासन है जिम्मेदार। एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट झूठ बोल रहे हैं। 14 तारीख को ये घटना हुई, 21 तारीख को आपने एफआईआर में बलात्कार के सेक्शंस डाले, आपने उसका कोई भी इनिशियल बलात्कार की पुष्टि की आप जांच करवा सकते थे। उसकी मां का स्टेटमेंट है कि किस तरह कई अंगों में चोट लगी है। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट इन्होंने बनाए, निर्भया का लॉ आए हुए काफी दिन हो गए, कितने पॉक्सो कोर्ट्स इन्होंने जो परमानेंटली चलते हैं, हमें बता देना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौशाम्बी, लखीमपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर, हरदोई, कहां महिला बलात्कार, हापुड़, जघन्य से जघन्य केस हारा है। और हर बार यही होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत ईमानदार है, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सख्ती कर रही है, तो महिलाओं को आप सुरक्षित क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके सूचना विभाग के एक अफसर ने कहा कि ये न्यूज ही फेक है, जब ये पहले निकल के आई। ये हर बार होता है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, बलात्कार हो जाता है, पब्लिक प्रेशर होता है, मीडिया आती है, तो आप एक केस लिखते हैं। ठीक है जूही सिंह जी, लेकिन ये हमेशा होता है, सरकारें बदलती हैं। जब आपकी सरकार थी तब भी उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे थे, अब बीजेपी की है, ये वार पलटवार तो चलता रहता है। लेकिन शमीना शफीक जो है वो हमारे साथ बनी हुई है, उनको भी मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है। महिला आयोग की इसकी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है इस केस में। शमीना जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, और उस सवाल से पहले एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दूं कि महिलाओं में कुल अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश में नंबर 1 है। ये 2018 के आंकड़े हैं, एनसीबी के, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए थे। बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दौरान मर्डर, इसमें उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। दहेज ना मिलने पर हत्या, इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। एसिड अटैक, इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। महिलाओं की किडनैपिंग, बलात्कार की कोशिश, हर चीज में यूपी नंबर 1 है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, एनसीबी के आंकड़े हैं 2018 के जब आए थे। तो सरकारें बदल रही हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के हालात नहीं बदल रहे हैं। शमीना जी जवाब दीजिए मैडम। देखिए हालात कैसे बदलेंगे, अभी जो आंकड़े आपने बताए हैं एनसीआरबी के, जो डेटा आपने दिया है, मुझे बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग हो या राज्य महिला आयोग हो, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि ये जो आंकड़े आए हैं या आंकड़े जारी हुए थे उसके आधार पर कम से कम डीजीपी को कॉल करके ऑफिस में ये पूछना चाहिए था कि आप ये बताइए जो अपराध घट रहे हैं उनकी समीक्षा तो हम करेंगे, मगर अपराध आगे ना घटे इसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन है आपके पास? क्या राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक भी बार ये पूछने की कोशिश की है? नहीं की है। जब हम राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य थे उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जितनी तरह से भयमुक्त अपराधी आज है उतनी ही तरह से भयमुक्त अपराधी उस समय भी था। और आप पूछिए कि कितने चक्कर बुलाकर पूछा गया था कि प्लान क्या है। अनफॉर्चुनेट है तब भी प्लान नहीं दिया था डीजीपी ने कि कैसे बचाएंगे बेटियों को। ठीक है, अब ये वाली जो सरकार आई ठीक है अनिला जी, ऐसा लगता है अनिला जी जवाब आपका बनता है, बातें होती हैं ऐसा लग रहा है कोई रणनीति नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। जब इस तरह की कोई घटनाक्रम होती है तब सरकारें कहती हैं कि हाँ जांच की जाएगी, अपराधी शिकंजे में आ गए हैं। लेकिन जब बेटियां उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलें तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? इस तरह का सिस्टम, इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में कब बनेगा? इसी प्रकार का माहौल तैयार करने का प्रयास तो किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। और जिस प्रकार से एक विधायक जब बलात्कार करता है तो उसको प्रोटेक्ट करके, एक डीजी जब अपनी
कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सॉरी अनिला जी, अगर प्रयास, आप भी एक महिला हैं, आप जानती हैं इस बात। मैं महिला होने के नाते ही मैं जानती हूँ। नहीं, अनिला जी, ठीक है, मैं आपको अनिला जी अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए मैडम। रूह कांप जाती है जब सुनते हैं। नहीं, इतनी सेंसिटिविटी नहीं आपकी, आप ऐसा नहीं है मैडम कि केवल रूह आप ही के पास है, मेरे अंदर भी रूह है, मैं भी महिला हूँ और लगातार महिलाओं के विषय में मैंने हमेशा कहा। ठीक है मैडम, अपनी बात रखिए। शर्मिला जी वेट अ मिनट मैडम, रखिए मैडम अपनी बात। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप बात ठीक कह रही है। अभी आंकड़ों की भी बात करी, अभी जूही जी ने प्रश्न उठा ली कि कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो उत्तर है 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई मायने नहीं रह जाता है। आपने कितने बनाए मैम? 144। अरे मेरे को बोलने दीजिए ना। नो फैक्ट्स पे मत लाया करिए प्लीज। गिव फैक्ट्स पे बिल्कुल लेकर आऊंगी, और फैक्ट्स पे नहीं, मैं फैक्ट्स पे लेकर आऊंगी। जूही सिंह जी अब सुनिए आप, नहीं जूही सिंह जी सुनिए आप, 2017 में आपको पता है कि कितने केसेस से महिला अपराधीकरण के उत्तर प्रदेश में? 2000 कुछ थे, और 2018 में कितने हैं? बिल्कुल, हाँ करीब 1400। आपके टाइम पर कितने केसेस थे और अब कितने हैं? पहले से लेकर 2018 से लेकर 2020। मैडम मात्र ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश से और भी ऐसे ही अपराध होते हैं, ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। लेकिन दुख की बात यह है, शर्म इस बात की है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, और बातें और वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल, ये सवाल पूरे देश को पूछना चाहिए कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी, सिर्फ हम मोमबत्तियां लेकर निकलेंगे, सोशल मीडिया पे 2 पोस्ट कर देंगे, क्या यही इन समस्याओं का हल है? हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, और सरकारों से गंभीर सवाल करने होंगे कि हमारे देश की बेटियां जब घर से निकलें तो सुरक्षित क्यों ना हो। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।